जय हिंद साथियों, हमारे इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मात्रक निकालना और बीमा निकालना हम लोगों ने सीख लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बीमा के अनुप्रयोग। आज हम समझेंगे कि बीमा का जो होता है उपयोग हम किन किन चीजों में करते हैं। देखिए, जैसे होता है कि हम लोग इसको मुख्यतः 4 रूपों में करते हैं। जैसे एक हो गया किसी भी भौतिक नियतांक का बीमा व मात्रक ज्ञात करना। जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला बनाते समय जब दोनों पक्ष वेरिएबल नहीं होता है तो उन दोनों पक्षों को वेरिएबल करने के लिए एक नियतांक की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक क्या करते हैं कि प्रयोगों द्वारा एक नियतांक निकालते हैं, तब जाकर के फार्मूला जो होता है वेरिएबल होता है, दोनों पक्ष के समीकरण संतुलित होता है। तो उस जो नियतांक होता है उस नियतांक का हम लोग मात्रक और बीमा निकालने के लिए हम लोग इस बीमा का प्रयोग करते हैं। बीमा की सहायता से हम लोग उसका मात्रक और बीमा निकालते हैं। अगली चीज, किसी भी भौतिक राशि का समीकरण ज्ञात करना, यानी कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं उनका जो भी फार्मूला बनाया जाता है, जो भी समीकरण बनाया जाता है, उन सभी समीकरणों को हम बीमा की सहायता से ही बनाते हैं। अगला चीज, किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करना, यानी अगर समीकरण बन करके हमारा तैयार हो गया है, फार्मूला अगर बन के तैयार हो गया है तो फार्मूला गलत है या सही है, उसकी भी जांच करने के लिए हमको बीमा की आवश्यकता पड़ती है। अगला है हमारा मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई मात्रक सीजीएस पद्धति में है और हम उसे एमकेएस पद्धति में बदलना चाहते हैं तो हम बीमा की सहायता से ही बदलते हैं। अगर कोई मात्रक एमकेएस पद्धति में है उसे सीजीएस पद्धति में बदलना चाहते हैं तब भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि किसी भी भौतिक नियतांक का बीमा व मात्रक कैसे निकाला जाता है, मतलब कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए हम सीखते हैं पहला नंबर। यह जो पहला नंबर है आज हम लोग इसको सीखेंगे, देखते हैं। तो किसी भी भौतिक नियतांक का बीमा व मात्रक कैसे निकाला जाता है, चलिए हम देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि फार्मूला होता है F बराबर G M1 M2 बटे R स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि F बराबर होता है G M1 M2 बटे में R स्क्वायर। इस फार्मूले में आपसे पूछा जाए कि बताइए G का जो कैपिटल G है, G का मात्रक व बीमा बताइए, मात्रक व बीमा बताइए। देखिए हम इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमें जो कैपिटल जी है इसी का मात्रक और बीमा निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, जिसका हमको मात्रक बीमा निकालना है उसको वही छोड़ देंगे, बाकी जितने भी वैल्यू हैं उन सभी वैल्यू को दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं जी बराबर आर, यहाँ भाग में है, बटे के नीचे है, इधर साइड में जाकर गुणा होगा, यानी होगा एफ इंटू आर स्क्वायर बटे में, और टोटल यहाँ ऊपर वाले सब के सब नीचे आ जाएंगे, यानी होगा M1 इंटू M2। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि जो बल होता है इस बल का बीमा होता क्या है। हमने कहा था आपसे जितना बीमा हम आपको बता दिए आप उसे याद कर लीजिए, आगे आपको समस्या नहीं होगी। तो अगर आप याद किए होंगे तो आपको याद होगा कि जो बल का बीमा होता है वह होता है M L T पर -2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। फिर अगला दिया है त्रिज्या, यह जो दूरी होती है, यह दूरी होती है। अगला दिया है दूरी, यह जो दूरी होता है, दूरी का मात्रक, दूरी का बीमा क्या होता है, यल। दूरी की बीमा क्या होती है, यल। अब जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बीच की दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी r है यह वर्ग के रूप में है, इसकी घात 2 है, इसलिए हम वो जो बीमा इसकी यल है उसकी घात पर भी हम 2 लगा देंगे। बात इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए नीचे क्या है, द्रव्यमान M1 क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M होता है। चलिए पहला द्रव्यमान हो गया। दूसरा जो है ये भी द्रव्यमान है, इसको भी हम लिखेंगे M से, यानी इसका भी जो बीमा होता है वो क्या होता है, M ही होता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो दोनों वैल्यू अलग अलग कोष्टक में है, इन दोनों को हम एक ही कोष्टक में लिखते हैं। जब इनको हम एक ही कोष्टक में लिखेंगे, देखिए होगा क्या, इस वाले कोष्टक में M है, इस वाले कोष्टक में M नहीं है, हम इस M को ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। जब तक दोनों कोष्टक में वैल्यू एक समान नहीं मिलेंगी
तब तक जो वैल्यू दिया रहेगा हम उसको ऐसे उतारते चले जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए अगला वैल्यू है यल, इस वाले कोष्टक में यल है, इस वाले भी कोष्टक में यल है। अब ध्यान दीजिए, यह जो यल है इसके ऊपर एक छिपा हुआ है, तो इस यल के ऊपर एक है और इस यल के ऊपर 2 है। और देखिए दोनों कोष्टकों के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जब आधार समान होता है तो घात को हम लोग जोड़ लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि अगर मान लीजिए a की पावर 2 है गुणे b के पावर गुणे a के पावर 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, आधार समान है तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर 3 2 5। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ यल के पावर 1 है, यहाँ यल के पावर 2 है, तो हम लोग लिखेंगे यल के पावर 3। हो गया इतना। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ टी की पावर -2, इसमें टी नहीं है तो टी को ऐसे ही हम उतार लेते हैं, टी की पावर -2। इतना काम ऊपर वाला हमारा हो गया। अब नीचे वाला देखिए, दोनों कोष्टकों में यम यम है तो हम एक बार यम लिख देंगे, और यम कितनी बार है, 2 बार है, इसलिए हम इसके ऊपर लिख देंगे 2। कहने का मतलब सेम वही गुणा वाला, बीच में गुणा है, इसके घात पर 1 है, इसके घात पर 1 है, आधार सेम है तो घात जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको सेम टू सेम हम ऐसे ही उतार देते हैं। यम यल पर 3 टी पे -2। अब अगली बात ध्यान दीजिए, जो नीचे वाली वैल्यू है, अब इस वैल्यू को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो जब नीचे वाली वैल्यू को हम लोग ऊपर लेकर के जाते हैं तो जो घात होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर नीचे वाली घात माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यम के घात प्लस का 2 है, तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा यम के घात -2, यम की पावर हो जाएगा -2। ठीक, चलिए आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इस वाले कोष्टक में और इस वाले कोष्टक में, दोनों कोष्टकों में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी यम है और इसमें भी यम है, इसमें यम की पावर 1 है, इसमें यम की पावर -2 है। अब बीच में गुणे का चिन्ह है तो दोनों एक समान है, दोनों एक समान है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, जब आधार समान होता है तो उसे एक बार हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए यम की पावर प्लस का 1 है, यम की पावर -2 है, जब ये दोनों जुटेंगे तो बचेगा -1। इतना हो गया। इसमें यल है, इसमें यल नहीं है, तो यल की पावर जो 3 है सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। इसमें टी है, इसमें टी नहीं है, तो टी की पावर -2 को ऐसे ही सेम टू सेम उतार लेते हैं। बात समझ में आ गया। तो यह जो हमारा निकल करके आया है, यह जो नियतांक है कैपिटल जी, इस जी का यहाँ पर बीमा निकल के आया है। हम लोगों ने अभी तक जो बीमा निकालना सीखा था, हमने भौतिक राशियों का बीमा निकालना सीख लिया था। हम बल की भी बीमा जानते हैं, द्रव्यमान की भी जानते हैं, दूरी की भी बीमा जानते हैं, लेकिन यहाँ जो कैपिटल जी जो नियतांक है उसकी बीमा नहीं जानते। तो जो नियतांक होता है, उस नियतांक की जो बीमा होती है हम बीमा की सहायता से ही निकालते हैं, यानी बीमा की अनुप्रयोग की सहायता से ही हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यह आ गया आपका कैपिटल जी की बीमा। ठीक, कैपिटल जी की बीमा निकल के आ गई, यम की पावर -1, यल की पावर 3 और टी की पावर -2। चलिए अब इसके मात्रक की बात करते हैं। अगर हम इसका मात्रक देखना चाहते हैं तो यही हम इसका मात्रक भी देख लेते हैं। कैपिटल जी का जो मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे हैं पहले हम लोग सीख चुके हैं मात्रक। और मात्रक देखिए यहाँ पर जो कैपिटल यम है, यह किसकी बीमा है, द्रव्यमान की बीमा है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। इतना बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो इसके ऊपर -1 है तो इसके ऊपर भी हम लिख देंगे -1। ठीक, अगला यह जो यल होता है किसकी बीमा होती है, लंबाई की, लंबाई की बीमा होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं मीटर। और इसके ऊपर कितना है, 3, तो लिख देंगे यम की पावर 3। ठीक, अगला देखिए यहाँ टी है, टी मतलब यहाँ जो टी कैपिटल टी किसकी बीमा होती है, समय की बीमा होती है। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, यहाँ लिख देंगे यस। और यस की पावर कितना लिखेंगे, -2। बात समझ में आ गया। तो यह हो गया कैपिटल जी का यह हो गया आपका मात्रक। बात समझ में आ गया। हमने कैपिटल जी जो नियतांक है इसका हमने बीमा भी निकाल लिया और इसका हमने मात्रक भी निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है, एक फार्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R² में एप्सिलॉन 0 का मात्रक व बीमा निकालिए, मात्रक व बीमा ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान दीजिए, इसमें जो एप्सिलॉन जीरो है, इस एप्सिलॉन जीरो को हमको, इस एप्सिलॉन जीरो का हमें मात्रक और बीमा ज्ञात करना है। देखिए हम ज्ञात करेंगे, अभी हमने आपसे पहले ही हमने बताया है कि हम करते क्या है, जिसका मात्रक और बीमा ज्ञात करना रहता है उसे हम क्या करते हैं, एक अकेला छोड़ देते हैं और बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। हम देखिए कैपिटल जी का मात्रक बीमा निकालना था, इसे हमने अकेला छोड़ दिया, बाकी सबको हमने एक तरफ कर लिया। सेम वही काम करेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे ये भी बताया था कि जब बीमा हम निकालना सीख रहे थे तभी हमने आपको बता दिया था कि कोई भी जो अचर राशियां होती हैं, जैसे गिनती के जितने भी नंबर होते हैं, उनका बीमा नहीं निकाला जा सकता है। और जितना भी कोण होता है, जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, इन सब का भी बीमा नहीं निकाला जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो अचर राशियां, जैसे 1/4 पाई या अचर राशि है ना, तो इसका बीमा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम जो भी वैल्यू, जो भी अचर राशि दी रहेंगी, उस अचर राशि को हम लोग छोड़ देंगे। जब इसको हम छोड़ देंगे, एप्सिलॉन जीरो को हम इधर लेकर के जाते हैं तो हमको मिलेगा एप्सिलॉन जीरो बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब इधर है ऊपर क्या है, Q1 इंटू Q2 बटे में क्या चीज है, R स्क्वायर। और यह जो F है, F जब पंचांतर होगा तो इधर नीचे आएगा तो मिलेगा हमको यहाँ पर F इंटू R स्क्वायर, यानी कि एप्सिलॉन जीरो बराबर हमें मिलेगा Q1 इंटू Q2 बटे में F इंटू R स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम इसका निकालते हैं बीमा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो Q है, Q क्या है, यहाँ पर आवेश है। आवेश की बीमा क्या होती है, हम लोगों ने सीखा है कि जो आवेश की बीमा होती है वो होता है AT। आवेश की बीमा क्या होती है, AT। फिर अगला देखते हैं Q2, वह भी आवेश है, तो वो भी आवेश है, तो उसकी भी बीमा क्या होगी, AT। इतना बात क्लियर है। चलिए अब पूरे बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह लगा दिए। अब बटे में क्या है, F मतलब क्या है, यहाँ पर बल है, और बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है MLT पर -2। चलिए इतना हो गया। अब R, यह जो R होता है, यह दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, सॉरी, दूरी का बीमा क्या होता है, L होता है। दूरी का बीमा क्या होता है, L। और यहाँ देखिए R की पावर 2 है, इसीलिए हम L की पावर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ना बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे समझते हैं। ये दोनों अलग अलग कोष्टक में है, तो हम इन दोनों को एक ही कोष्टक में लिखेंगे। जब एक ही कोष्टक में लिखते हैं तो हम हमेशा ध्यान देते हैं कि अगर दोनों कोष्टकों में वैल्यू एक समान है तो उनकी घात को हम जोड़ लेते हैं। अगर दोनों कोष्टकों में वैल्यू एक समान नहीं है तो हम उनको ऐसे ही उतार देते हैं। देखिए जैसे इसमें A है और इसमें भी A है, तो इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। अब हम A को एक बार लिख लेंगे, क्योंकि आधार समान है तो एक बार लिख लेंगे, और इनके घात को हम जोड़ लेते हैं, तो एक इस पर है, एक इस पर, दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2। इतना बात क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। अगला देखिए, T इसमें भी है, T इसमें भी है, इसके घात भी 1 है, इसके घात भी 1 है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं T के पावर 2, कोष्टक बंद। चलिए अब बटे का चिन्ह लगाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा। अब ये भी देखिए दो अलग अलग कोष्टक हैं। इन दोनों अलग कोष्टकों में जो वैल्यू है हम उनको एक कोष्टक में लिखना चाहते हैं। जब एक कोष्टक में लिखना चाहेंगे तो दोनों कोष्टकों में कंपेयर करेंगे कि क्या दिया है क्या नहीं। इसमें m है, इसमें m नहीं है, तो जब नहीं है तो m को सेम वैसे ही उतार लेते हैं। इसमें l है, इसमें भी l है, इसमें l की पावर 1 है, इसमें l की पावर 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा l की पावर 3। l की घात का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला इसमें t है, इसमें t नहीं है, तो जब t इसमें नहीं है तो हम लिख देंगे t की पावर -2 से। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू को हम सेम टू सेम ऐसे ही उतार देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, a की पावर 2 है और t की पावर 2 है, सेम टू सेम ऐसे उतार दिए। अब नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे। तो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया है आपसे, जब नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लेके जाते हैं तो जो घात वाला चिन्ह होता है उसका मान बदल जाता है, यानी जो घात वाले चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं। अगर घात नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ m है और m के पावर प्लस का 1 है, इसके घात 1 है, प्लस का 1 है, तो ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का 1। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। अगला चीज यहाँ पर l है और l की पावर प्लस का 3 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l की पावर माइनस का 3। और यहाँ t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा हो जाएगा t की पावर प्लस का 2। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों कोष्टकों का वैल्यू हम एक ही में लिखेंगे, और लिखने का तरीका क्या होता है,
लिखने का तरीका ये होता है कि जब भी हम लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले हम m लिखेंगे, उसके बाद l लिखेंगे, फिर t लिखेंगे, उसके बाद हम a को लिखते हैं। यानी लिखने का यह तरीका होता है, सबसे पहले हम m वाली वैल्यू को लिखते हैं, फिर l को लिखते हैं, फिर t को लिखेंगे, उसके बाद m को लिखते हैं। इस तरीके से हम बीमा को लिखेंगे एक सही रूप में। ठीक है, चलिए देखिए तब। तो m यहाँ पर m है, इस वाले क्वेश्चन में m नहीं है, तो m को सेम वैसे उतार देंगे। m की पावर कितना है -1। उसके बाद l वाली वैल्यू को लिखते हैं, इसमें l है, इसमें l नहीं है, तो l वाली वैल्यू को भी सेम वैसे उतार देंगे, l की पावर -3। अब t देखिए दोनों में है, इसमें t के पावर 2 है, इसमें भी t के पावर 2 है, हम लिखेंगे t के पावर 4, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, t के पावर हो जाएगा 4। इसमें a है, इसमें a नहीं है, तो सेम टू सेम a को ऐसे उतार देंगे, a की पावर 2। तो यह आ गया हमारे कैपिटल F जो है इसकी, सॉरी यह जो एप्सिलॉन 0 है इसकी आ गई बीमा। आज समझ आ गया। एप्सिलॉन 0 जो है इसको कहते हैं हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता। यह चीज जो हम लोग क्लास अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटर में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम इसका निकालते हैं कि मात्रक क्या होता है। देखिए अगर आपको मात्रक याद है, किसी भी राशि का अगर आपको मात्रक याद है, सॉरी किसी भी राशि का अगर आपको बीमा याद है, तो आप उसका मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे एप्सिलॉन 0 का हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, बीमा निकाल दिए हैं। अब इसी की सहायता से मात्रक देखिए कैसे निकालेंगे। यम जो होता है किसकी बीमा, सॉरी यम जो होता है किसकी बीमा होती है, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का बीमा होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, लिखेंगे केजी। हो गया इतना। अब इसके ऊपर -1 है तो यहाँ लिख देंगे -1। अगला यल, कैपिटल एल जो होता है यह किसका बीमा होता है, लंबाई का। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यल की पावर -3 है तो यहाँ मीटर की पावर लिख देंगे -3। जो इसके घात रहेगा वही घात हम मात्रक के ऊपर लिख देंगे, जो घात बीमा के ऊपर रहेगा वही घात हम मात्रक के ऊपर भी लिख देते हैं। अगला कैपिटल टी किसका बीमा है, समय का। तो समय का जो बीमा होता है कैपिटल टी होता है, और मात्रक क्या होता है, सेकेंड। मात्रक क्या होता है इसका, सेकेंड होता है। टी की पावर 4 है तो सेकेंड की पावर भी हम लोग लिख देंगे 4। अगला एम्पियर, सॉरी कैपिटल ए जो होता है ये किसका बीमा होता है, विद्युत धारा का। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। इसके ऊपर 2 है, यहाँ पर भी लिख देंगे 2। तो यानी कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकल के आ गया किलोग्राम इनवर्स, मीटर की पावर -3, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। ठीक है, यह निकल के आ गया एप्सिलॉन 0 का मात्रक। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अभी अभी हमने क्या सीखा है, केवल कि जो नियतांक होता है बीमा की सहायता से हम लोग उसका बीमा कैसे निकालते हैं और उसका हम लोग मात्रक कैसे निकालते हैं, इतना हम लोग सीख लिए। चलिए अगला हमको सीखना है किसी भौतिक राशि का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग अगला टॉपिक सीखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सीखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर यह है कि किसी भी भौतिक राशि का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए किसी भौतिक राशि का समीकरण हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप ध्यान से उसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि वृत्तीय गति करता हुआ एक कण है, एक कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक, अब वृत्तीय गति क्या होता है हम लोग आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे सब। जिसका द्रव्यमान यम है, एक वृत्तीय गति करता हुआ कण है जिसका द्रव्यमान कितना है, यम है। उसके बाद कह रहा है कि उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कैपिटल एफ है। एक कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और उस पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है वह कैपिटल एफ है। आगे देखिए, कह रहा है कण के द्रव्यमान यम पर वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल आर है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक कोई कण है जो इस तरह से वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, और उस वृत्त की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है, और जो कण है इस पर जो वृत्तीय गति कर रहा है वह स्मॉल द्रव्यमान का है, और केंद्र की ओर जो बल कार्य कर रहा है वह बल कैपिटल एफ है, जिसे हम केंद्र बल कह रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, और कण के वेग v पर निर्भर करता है, तो वृत्तीय गति करते हुए अभिकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि वृत्तीय गति करते हुए जो अभिकेंद्र बल कैपिटल एफ है इसी का आपको निकालना है फार्मूला। कह रहे इसके लिए फार्मूला बताइए क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। कह रहे वृत्तीय गति करता हुआ एक कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कैपिटल एफ है। कण के द्रव्यमान एम पर वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल आर पर और कण के वेग v पर निर्भर करता है, तो वृत्तीय गति करते हुए अभिकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या,
हमें निकालना किसका वैल्यू है, अभिकेंद्र बल का। दिया है इसमें कि जो कण है उसका जो द्रव्यमान है, जो वैल्यू दिया है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया है, ध्यान दीजिएगा। दिया क्या क्या है वैल्यू, सबसे पहले दे दिया है कि जो इसका द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान जो दिया है वह दिया है स्मॉल m, और कण का जो वेग दिया है वह दिया है स्मॉल v, और वृत्त की जो त्रिज्या है वह दे दिया है स्मॉल r, और लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र जो बल है वह कह रहा है कि कैपिटल F है। ठीक, अब इसके लिए हमको फार्मूला ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए फार्मूला हम ज्ञात करते हैं, इसे हम साफ कर लेते हैं पहले। चलिए ठीक, देखते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं इसको F जो होगा वह समानुपाती होगा कण के द्रव्यमान के। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि जो बल है वह द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर आगे देखिए, जो बल है वह निर्भर करता है उसके वेग पर, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और जो बल है वह निर्भर करता है उसके वृत्त की त्रिज्या पर, इसके वृत्त की त्रिज्या पर, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यह जो है यह समानुपाती का चिन्ह है, यह व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह नहीं है। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है जरा इसे समझ लीजिएगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, इस तरह से एक लिख रहे हैं और एक हम लिख रहे हैं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। तो A जो है यह B के समानुपाती है, और यहाँ पर A जो है यह B के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, इसे हम समानुपाती भी कहते हैं और इसे अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो समानुपाती होता है उसी को हम अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब देखिए ध्यान से, तो F जो है, जो अभिकेंद्र बल है वह द्रव्यमान के समानुपाती है, और अभिकेंद्र बल जो है उस कण के वेग के भी समानुपाती है, और F जो है वृत्त की त्रिज्या के भी समानुपाती है। आगे देखिए, जब भी इस तरह से हमको मिलेगा तो हम लिखेंगे कैसे, जो चीजें एक समान दिखती है उनको एक बार लिख देते हैं। देखिए इधर सब F है, जो समानुपाती का चिन्ह है उसके बाएं साइड सारी वैल्यू एक ही जैसी है, तो उनको हम एक बार लिख लेते हैं। सबके सब F है, लिख लिए। अब जो चिन्ह है सब एक ही तरह से दिख रहे हैं, उनको भी हम एक बार लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जितनी वैल्यू दी है सब अलग अलग है, द्रव्यमान है, वेग है, त्रिज्या है, सब अलग अलग है, तो उनको हम लिख लेते हैं अलग अलग है। M लिख लिए, V लिख लिए, R लिख लिए, M इंटू V इंटू R। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब यह समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगता है, और जब बराबर का चिन्ह लगता है तो एक नियतांक जुड़ता है। हम मान लेते हैं कि जो नियतांक जुड़ रहा है वह जुड़ रहा है कैपिटल K। ठीक, और बाकी जो चीजें हैं सेम टू सेम वैसे ही हम उतार लेते हैं, M इंटू V इंटू R। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम F समानुपाती M माने हैं, इसके घात हम मान लेते हैं कि A है। क्या मान लेंगे, A, क्योंकि अभी हम फार्मूला नहीं पता है कि फार्मूले में किसके घाते 2 आएगा, किसके 3 आएगा, किसके 4 आएगा, हमको कुछ नहीं पता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी मान ले रहे हैं कि M की घात कितना है, A है, और V की घात हम मान ले रहे हैं कि B है, और R की घात हम मान ले रहे हैं C है। ठीक है, अब जब आगे A B C का मान निकलेगा, हम लिया किस में रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि फार्मूले में किसके घात 1 है, 2 है, 3 है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं इसके घात पर A, इसके घात पर B और इसके घात पर C। यहाँ पर भी ले लेंगे, इसके घात A होगा, इसके घात B होगा और इसके घात C होगा। इतना बात तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लिखते हैं दोनों पक्षों की बीमा, दोनों पक्षों की बीमा रखने पर। ठीक, चलिए दोनों पक्षों की अब हम क्या कर रहे हैं, बीमा को रख रहे हैं। देखिए रखा कैसे जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ बल है तो बल की बीमा क्या होती है, M L T के पावर -2, ये हो गया बल की बीमा। चलिए आगे बराबर का चिन्ह है। अगला देखते हैं, जो K है, इस K का कोई भी बीमा हमें नहीं पता है। ठीक, इस K को अभी हम छोड़ देते हैं। अगला M है, M क्या चीज है, कण का द्रव्यमान है। द्रव्यमान का जो बीमा होता है वह कितना होता है, M होता है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, M होता है। और इसके ऊपर 1 है
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी इसके ऊपर ए है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला है वी। वी मतलब वेग, यहाँ पर दिया है वेग, कण का वेग कितना है वी, और वेग का जो बीमा होता है वह कितना होता है, lt पर -1। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कण जो वेग का बीमा होता है वो होता है lt पर -1। अब ध्यान दीजिए, और इसके घात कितना दिया है, b दिया है, तो इसके घात पर हम लिख देंगे b। इतना बात क्लियर है। अगला दिया है r, यानी कि यह क्या कण की क्या, सॉरी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब दूरी ही है, लंबाई ही है, तो लंबाई की बीमा क्या होती है, यल होती है। लंबाई की बीमा क्या होती है, यल होती है, और इसका जो घात है कितना है, c है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसको सेम टू सेम हम ऐसे ही नीचे लिख देते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ml t⁻²। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, जो घात ऊपर है हम इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं m की पावर 1, m की पावर a हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं, यह जो b है इसके अंदर जो है इन सबके घात पर हम लोग b लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, अगर यहाँ x गुणे y है और इसकी पावर मान लीजिए दिया है 5, हम इसे ऐसा लिख सकते, सॉरी हाँ 5 अगर मान लीजिए ऐसा दिया है तो हम लिख सकते हैं ना x की पावर 5 गुणे y की पावर 5, इस तरह से लिखते हैं ना। सेम वही काम इसमें कर रहे हैं, दोनों गुणे के रूप में है, घात है तो यह घात जो है दोनों के ऊपर आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तब हम लोग लिख सकते हैं यल के पावर b, यल के पावर क्या होगा b, और t के पावर जब एक का b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -b। इतना हो गया, कोष्टक बंद। अगले कोष्टक में ध्यान देते हैं, यल के पावर कितना हम लिख सकते हैं, c, यल की पावर लिखेंगे c। इतना बात तो आपको क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, यह वाली जो वैल्यू है इसको सेम टू सेम हम ऐसे ही उतार लेते हैं, ml t⁻²। अब देखिए एक कोष्टक में जो अलग अलग कोष्टक में अलग अलग वैल्यू दी हैं उन सबको हम एक ही कोष्टक में लिखते हैं, और हम आपसे बताए हैं कि जब अलग अलग कोष्टक की वैल्यू हम एक ही कोष्टक में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अगर बेस समान है तो उसके घातों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर m है और कहीं m दिखाई नहीं दे रहा है तो m को हम सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे, और इसके घात पर a है इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। अगला देखते हैं, l है, यहाँ पर भी l है और यहाँ पर भी l है, जब दोनों जगह l है तो यल को हम एक बार इस तरह से लिख लेते हैं, और इनके जो चीज घात दी गई है उसको हम जोड़ लेते हैं। घात b है और c है तो हम इसके घात लिखेंगे b + c। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, t है, t केवल इसी में है और किसी में नहीं है तो हम लिख लेते हैं t को, और t के घात कितना है, -b है, कोष्टक बंद। इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब आगे हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करते हैं। चलिए हम लिखते हैं दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने को। चलिए अब दोनों पक्षों के घातों की तुलना करते हैं तो हमको मिलता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम तुलना करते हैं तो इंसान का इंसान के साथ तुलना करेंगे, जानवर का जानवर के साथ तुलना करेंगे, ऐसा तो नहीं ना है कि हम किसी इंसान की तुलना किसी जानवर के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए सेम उसी प्रकार से काम हम इसमें भी करते हैं, जो यम है उसकी तुलना हम यम से करेंगे, जो यल है उसकी तुलना हम यल से करेंगे, जो टी है उसकी तुलना हम लोग टी से करेंगे। अब समझ में आ गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं यम के घात कितना है, 1 है, और यहाँ यम के घात कितना है, a है, तो यम और यम आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका जो घात होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब हम लिख सकते हैं कि जो a होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ यम के पावर a है और यहाँ यम के पावर 1 है, तो दोनों पक्षों का जब हम तुलना कर रहे हैं तो a बराबर क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। चलिए एक बात क्लियर हुई। अगली बात हम समझते हैं, यल को अभी छोड़ते हैं, पहले टी वाले को देख लेते हैं। देखिए जो टी की वैल्यू है, टी के ऊपर कितना है, -2, यहाँ टी के ऊपर कितना है, -b। नीचे वाली वैल्यू जब बराबर है तो ऊपर वाली भी वैल्यू क्या होगी, बराबर, यानी हम लिख सकते हैं -b बराबर -2, यानी हम यहाँ लिखेंगे, देखिए दूसरा वाला हम लिख रहे हैं कि -b बराबर
2। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, तो b बराबर हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। b बराबर प्लस का 2। हमें a की भी वैल्यू पता चल गई और हमें b की भी वैल्यू पता चल गई। चलिए अगला क्या है, अगला देखते हैं l वाली वैल्यू को। इधर भी l है, इधर भी l है। जब आधार सेम होते हैं तो घात एक बराबर होते हैं, उनकी तुलना कर देते हैं हम दोनों पक्षों की। तो देखिए इधर क्या है, b प्लस सी है और इधर l की पावर कितना है, 1 है, यानी हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 1। अगला हम लोग लिखेंगे b प्लस सी बराबर 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग b की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो जो b का वैल्यू है हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो b की जगह पे लिख सकते हैं 2 और प्लस सी बराबर 1। अब यहाँ c बराबर क्या है, 1, और यहाँ 2 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। c बराबर क्या मिलेगा हमको, -1। 1 में से -2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। यानी कि हमको वैल्यू मिल चुका है a का, b का और c का। अब हम क्या करेंगे कि जो a b c की वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को अब हम ले जाके रखेंगे समीकरण 4 में। अब जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तब जाकर के हमको जो समीकरण होगा वह मिलेगा। बात समझ में आया? चलिए रखते हैं। हम कहेंगे a कामा b और c का मान समीकरण 4 में रखने पर चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इन वैल्यूओं को समीकरण 4 में रखते हैं तब देखते हैं होता क्या है। f बराबर k इंटू यम। ध्यान दीजिएगा, यम की पावर क्या है, a है, m की पावर क्या है, a है, और v की पावर क्या है, v है, और c की पावर क्या है, सॉरी r की पावर क्या है, c है। ये ना समीकरण 4 है हमारा। अब देखिए जब इस समीकरण 4 में हम वैल्यू को रखेंगे तो होगा क्या, k को सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे, m को ऐसे ही लिख लेते हैं, और m की पावर कितना है, a का वैल्यू कितना आया है, 1। एक को लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, एक तो छिपा रहता है। आगे भी हम एक को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, v जो वेग है, लिख लेते हैं v। v के वेग की पावर कितना है, b का मान कितना आया है, 2, यानी इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 2। अब इंटू आगे क्या है, r की पावर कितना है, c, और c का मान हम लोग कितना निकाले हैं, -1, इसके ऊपर लिख देंगे -1। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। हमने क्या किया, m की पावर a है, a का मान हम 1 निकाले हैं, इसीलिए m की पावर 1 है। हम लोग निकाले हैं b का वैल्यू हम लोग 2 निकाले हैं, और v के पावर b है, इसीलिए हम v के पावर का लिख दिए 2। अगला हम लोग r के पावर c देखे हैं और c का मान निकाले -1, इसीलिए हम r के पावर लिख दिए -1। बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, देखिए f बराबर k इंटू यम इंटू वी स्क्वायर। और हम आपसे ये भी बताए हैं कि अगर कोई वैल्यू नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर कोई घात ऊपर में प्लस है तो नीचे जाएगा माइनस में हो जाएगा, ऊपर माइनस में है तो नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो r है ये प्लस सॉरी माइनस में है इसका घात, जब हम इसको नीचे लेकर के आएंगे, इसको जब हम नीचे लेकर के आएंगे तो हो जाएगा प्लस में। यानी कि हमारा जो फार्मूला बनेगा, हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा f बराबर k इंटू एम इंटू वी स्क्वायर बटे में r। और यहाँ पर जो k है यह नियतांक है, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। देखिए अब होता क्या है कि जो वैज्ञानिक होते हैं कि जब लैब में प्रयोगों द्वारा इस k का मान निकालते हैं तो यहाँ पर जो k का मान होता है वह आता है 1। k का मान कितना आता है, 1। जब k का मान 1 निकल करके आता है तब यह जो फार्मूला हमको अभिकेंद्र बल बराबर मिलता है वह मिलता है f बराबर एम वी स्क्वायर बटे r। यह हो गया अभिकेंद्र बल का फार्मूला, f बराबर एम वी स्क्वायर बटे r। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम एक क्वेश्चन और इससे रिलेटिव आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कोई यम द्रव्यमान का कोई कण है जिस पे लगने वाला त्वरण a है, तो बताइए उस पर लगने वाला बल मान क्या होगा, यानी उस पर लगने वाले बल का समीकरण क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या चीज है, कह रहा है कि वस्तु जो है उसका द्रव्यमान यम है, यम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लग रहा है,
एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। जो वस्तु का द्रव्यमान है यम है और उस पर लगने वाला बल यम है, सॉरी उस पर लगने वाला बल यफ है, और बल यफ के कारण उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण हो रहा है वह ए है। बात समझ में आ गया? यम द्रव्यमान की वस्तु पर यफ न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण यफ बल लगने के कारण उस वस्तु में उत्पन्न होने वाला जो त्वरण है वही ए है। यानी कि यम और ए दोनों जो है यफ के समानुपाती हैं। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। और एक चीज अब ध्यान रखिएगा, हमें इसके घात वाली वैल्यू नहीं पता है, तो इसके घात हम मान लेते हैं ए और इसके घात मान लेते हैं बी, सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने माना था उसी प्रकार से। अब देखिए ध्यान से आगे, उसके बाद हमने आपसे बताया था कि जो चीजें एक समान दिखती हैं उनको हम एक बार उतार लेते हैं, एफ एक समान है एक बार उतार ले, चिन्ह भी एक समान है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो चीजें एक समान नहीं दिखती हैं उनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यम है और यम के पावर कितना है, ए है, इंटू यहाँ पर ए है, ए के पावर कितना है, बी है। बात इतना समझ में आ गया? अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं, यह जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगता है, और बराबर का चिन्ह लगने के साथ साथ एक नियतांक जुड़ता है। ये नियतांक मान लेते हैं कैपिटल के जुड़ रहा है, और यहाँ पर जो यम है इसके घाते ए है इंटू ए के घाते क्या है, बी है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम जिस तरीके से काम हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, सेम उसी प्रकार से काम हम इसमें भी कर रहे हैं। चलिए अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का बीमा रखते हैं। दोनों पक्षों की बीमा रखते हैं। देखिए जब दोनों पक्षों की बीमा रखते हैं तो होगा क्या, यफ यहाँ पर क्या है, बल है, बल का बीमा क्या होती है, यम यल टी पर -2 बराबर जो के है यहाँ पर एक नियतांक है, ठीक है, एक नियतांक है, अचर राशि है, इसकी बीमा नहीं होती है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। आगे यम, यम क्या है, कण का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम होता है, और इसके घात कितना है, ए है। चलिए आगे, ए क्या है, यहाँ पर त्वरण है, ये क्या है, त्वरण, और त्वरण की बीमा क्या होती है, यल टी पर -2। हम आपको त्वरण की बीमा पिछले क्लास में सिखा चुके हैं कि त्वरण की बीमा क्या होती है, यल टी पर -2, और इसके घात कितना है, बी। चलिए अब आगे देखते हैं, बाएं साइड वाली जो वैल्यू है, बाएं पक्ष वाली जो वैल्यू है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही हम उतार लेते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं, इन दोनों वैल्यूओं को हम एक ध्यान दीजिए, अभी क्या करेंगे, यम जो है, यम को सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, यम की पावर ए है। अब देखिए ध्यान से, यह जो घात है इन दोनों के घात होगा, तो यानी कि यल के पावर भी बी होगा और 2 के पावर भी बी आएगा, तो हम लिखते हैं यल के पावर बी, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो टी के पावर हो जाएगा -2b। इतना चीज क्लियर हुआ? अब बाएं वाला जो पक्ष वाली वैल्यू है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही हम उतार लेते हैं, यम यल टी के पावर -2 बराबर। अब आगे ध्यान दीजिए, ये दो अलग अलग कोष्टक में जो वैल्यू दी गई है इनको हम एक साथ लिखते हैं, एक ही कोष्टक में। जब एक साथ लिखेंगे तो पहले यम वाली वैल्यू लिखते हैं, यम के पावर कितना है, ए, यम के पावर लिखेंगे ए, इसके बाद से यल की वैल्यू लिखते हैं, यल के पावर कितना है, बी, यल के पावर बी, और यहाँ पे टी है, टी के पावर कितना है, -2b। सारी वैल्यू लिख चुके हैं हम लोगों ने। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब आगे हम लोग दोनों पक्षों के घातों की तुलना करते हैं। अब कहेंगे दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर ध्यान दीजिए, जब दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर देखिए जो यम है उसकी यम से तुलना करेंगे, यल की यल से तुलना करेंगे, टी की टी से तुलना करेंगे। जब यम का यम से तुलना करेंगे तो यम यम आधार समान है तो जो घात होगा वो भी समान होगा। यहाँ पर यम की पावर 1 है तो ए बराबर हमको क्या मिलेगा, 1, यानी ए बराबर हमको मिल जाएगा 1।
चलिए एक वैल्यू हमको पता चल गई, दूसरी वैल्यू देखते हैं। यल की पावर यहाँ पर 1 है और बी के यल की पावर यहाँ पर b है, तो यानी b बराबर भी कितना होगा 1। b की वैल्यू भी हमको मिल गई 1। इतना बात समझ में है। चलिए अगला देखते हैं। t की तुलना t से करेंगे तो t की पावर कितना है -2b और यहाँ t की पावर है -2, यानी हम लिख सकते हैं -2b बराबर -2। यही होगा ना, -2b बराबर क्या होगा -2। चलिए अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो b बराबर हमको क्या मिलेगा 1, यानी कि हमको मिल गया ABC। b है, ध्यान दीजिए हमको वैल्यू मिल गई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम चाहते तो यहीं पर 2 ही वैल्यू निकालते, इसको ना निकालते तब भी काम चलता है। देखिए b का मान यहाँ भी 1 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है। हम इसलिए निकाले हैं ताकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसको निकालें, आप इसको काहे नहीं निकालें, इसीलिए हमने क्या किया, तीनों को निकाल दिया है। ध्यान दीजिए, हालांकि जब भी निकालेंगे तो वैल्यू एक समान ही आएगी, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग आ जाएगा। ये नहीं होगा कि किसी एक ही क्वेश्चन में b का मान कहीं 1 आ जाए तो कहीं 4 आ जाए, कहीं 2 आ जाए तो कहीं 3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी आएगा b का मान एक समान आएगा, a का मान एक समान आ जाएगा, c का मान एक समान आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए a का मान 1 आया है, b का मान भी 1 आया है, c का मान भी 1 आया है। चलिए अब इन सारी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। कहेंगे a, b, a और b दो ही है ना, तो लिखेंगे a और b का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए a और b का मान जब समीकरण 3 में रखा जाएगा तो होगा क्या, समीकरण 3 क्या है पहले इसे लिख देते हैं। f बराबर k m की पावर a इंटू a की पावर b। चलिए आगे देखते हैं, तो f बराबर k इंटू m की पावर कितना मिला है 1 मिला है, और a की पावर भी कितना मिला है 1 मिला है, यानी a की वैल्यू 1 मिला है और b की वैल्यू भी 1 मिला है। चलिए आगे, अब प्रयोगों द्वारा मिलता क्या है कि जो k का मान है 1 है, जहां k बराबर कितना है 1 है। जब k का मान 1 मिलता है तब हम लिख सकते हैं f बराबर होगा m इंटू ए, यानी फार्मूला जो हमारा बनेगा वो बनेगा f बराबर m इंटू ए, f बराबर m में। बात समझ में आ गया। तो यह था हमारा किसी भौतिक राशि का समीकरण ज्ञात करना, कि कैसे किसी भौतिक राशि का समीकरण ज्ञात करते हैं। हम लोगों ने ये भी सीख लिया, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग सीखेंगे किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच कैसे की जाती है, और मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।